नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिस्ट्री की सीरीज हम कर रहे हैं, तो आज के जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो आपको बता दें कि सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और सिकंदर सिंधु नदी पार करके तक्षशिला की ओर बढ़ा और उस वक्त उसने भारत पर आक्रमण किया। और साथ ही जिन राजा को इन्होंने चुनौती दी वो थे राजा पौरस। और इनका जो क्षेत्र था वो झेलम नदी और चिनाब नदी के मध्य स्थित था। और इस भयंकर युद्ध में भारतीयों की हार हुई, कहें तो राजा पौरस की सेना हारी। और सिकंदर की बात करें तो सिकंदर, ये भी पूछा जाता है कि सिकंदर कहाँ का शासक था। तो आपको बता दें, सिकंदर ग्रीक के मकदूनिया मकदूनिया का शासक था सिकंदर। और जो क्वेश्चन में पूछा गया कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो जो पाल वंश के एक राजा थे धर्मपाल, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। साथ ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये बिहार में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। भागलपुर बिहार में ये स्थित है और इसकी स्थापना की थी पाल वंश के राजा थे धर्मपाल, उन्होंने। और स्थापना कब से कब तक चली, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य चला। जो क्वेश्चन पूछा गया था किसने स्थापना की विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, धर्मपाल, आपको पता होना चाहिए। और ये पाल वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। और जब महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन ये बन सकते कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। तो 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। और जन्म कहाँ हुआ, तो वैशाली के निकट कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। और इनके माता पिता और पत्नी और साथी पुत्री का नाम भी आपसे पूछा जाता है। तो पिता का नाम इनका सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए एग्जाम्स में, तो इनको भी आपको पता होना चाहिए। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शना। अब बात कर रहे थे हम महावीर स्वामी की। तो ये महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर ये थे जैन धर्म के। महावीर स्वामी जी की बात की तो जैन धर्म की बात थोड़ा विस्तार से करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैन धर्म की बात कर रहे हैं हम। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए और 24 में थे महावीर स्वामी जी। और साथ ही जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहते थे। साथ ही क्वेश्चन बनता है जैन धर्म 2 संप्रदायों में था। वो 2 संप्रदायों से क्वेश्चन बनता है।
श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय थे जैन धर्म के। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा गया था महावीर स्वामी का जो के महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे, तो जमाली पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी थे और इनका कार्यकाल था 1451 से 1489 तक। साथ ही लोधी वंश का कार्यकाल था 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, बहलोल लोधी का कार्यकाल और ये लोधी वंश के संस्थापक पूछे गए थे। तो लोधी वंश की जो कार्यकाल था वो लोधी वंश का जो पीरियड था 1451 से 1426 तक। और लोधी वंश से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसके अंतिम शासक कौन थे। तो इसके अंतिम शासक, लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। कि बहलोल लोधी के बाद 1489 में बहलोल लोधी के बाद उनके जो पुत्र थे सिकंदर लोधी ये राजा बने और अंतिम राजा थे इब्राहिम लोधी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिकंदर लोधी की बात हमने इसलिए की क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इन पर थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने आगरा शहर बसाया 1503 ईस्वी में और 1506 में इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित कर दी। और इनके विषय में इनका जो कार्यकाल था हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि इन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट किया और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। साथ ही सिकंदर लोधी की बात करें तो इन्होंने ग्वालियर किले पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन पांचों बार राजा मान सिंह ने इन्हें हरा दिया था। साथ ही जो हमने अभी बताया कि जो इब्राहिम लोधी जो लोधी वंश के अंतिम शासक हुए, तो सिकंदर की मृत्यु के बाद ये बने सिकंदर लोधी की मृत्यु हुई और 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु। उसके बाद इनका जो बेटा था इब्राहिम लोधी लोधी वंश का राजा बना। तो बात की हमने लोधी वंश की, तो संस्थापक बहलोल लोधी जिनका कार्यकाल 1451 से 1489 रहा। लोधी वंश का जो पीरियड था 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। साथ ही लोधी वंश के अंतिम शासक की बात की, और जो बहलोल लोधी के बाद उनका जो बेटा था सिकंदर लोधी 1489 में वो शासक बना और सिकंदर लोधी के बारे में हमने आपको बताया। साथ ही सिकंदर लोधी के बाद सिकंदर लोधी का पुत्र जो इब्राहिम लोधी था वो राजा बना 1517 में। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं तो सारे कवर हो चुके हैं। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो मेगास्थनीज ने मौर्य काल में सर्वप्रथम भारत का दौरा किया था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये छः वर्ष के लिए भारत में रहे। और साथ ही बात करें ये साथ ही हम बात करें सिकंदर के ये जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उनके ये दूत थे। मेगास्थनीज की बात कर रहे हैं, सेल्यूकस निकेटर का दूत था। और मेगास्थनीज की बात कर रहे हैं तो इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी। उससे भी क्वेश्चन बनता है कि
ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको और वो किताब रख दी जाएगी कि इनमें से मेगास्थनीज ने किस किताब की रचना की। तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने इंडिका नाम की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी, जिसमें उस समय का जो मौर्य साम्राज्य था उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो पूछा गया था कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया। तो मेगास्थनीज की बात की, हमने चर्चे में विस्तार से बता दिया आपको मेगास्थनीज के बारे में। ये सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के दूत थे और 6 वर्ष भारत रहे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इनकी किताब इंडिका पता होनी चाहिए आपको, जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है। उस वक्त मौर्य काल कैसा रहा उसकी जानकारी इंडिका नामक पुस्तक में मेगास्थनीज ने वर्णित की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ किया करता थी। तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं प्रयाग में किया करते थे और 600 हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं हम, 606 ईस्वी में ये सिंहासन पर बैठे। और हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं ये इतिहास के। बाणभट्ट जी जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षवर्धन के जीवन पर जो किताब लिखी, हर्षचरित, एक सेकंड, हर्षचरित्र, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी है, इसकी रचना की इन्होंने। और साथ ही हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं तो इनके शासनकाल में एक चीनी यात्री जिनका नाम था हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग ने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम है सी यू की। इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हर्षवर्धन की शासनकाल में हेनसांग नाम के एक चीनी तीर्थयात्री थे जो कि बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए आए थे भारत। और उस वक्त शासनकाल था हर्षवर्धन का और इन्होंने एक किताब लिखी है सी यू की नाम की। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हेनसांग ने कौन सी किताब लिखी, तो सी यू की आपको याद रखना है। साथ ही हर्षवर्धन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो कि पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा ही गया है कि धार्मिक सभाएं कहाँ आयोजित करते थे। प्रयाग में करते थे। और प्रयाग की जो परिषद थी, जो प्रयाग में आयोजित सभा थी, उसको मोक्ष परिषद कहा गया था। प्रयाग में जो सभा आयोजित की गई थी, जो धार्मिक सभा हर्षवर्धन द्वारा आयोजित की गई थी, उसे मोक्ष परिषद कहा गया है। और साथ ही ये क्वेश्चन बन सकता है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी और इनका कार्यकाल भी पूछा जा सकता है। तो कार्यकाल हमने बताया कि 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे, 606 में ये सिंहासन पर बैठे और 647 ईस्वी तक ये इन्होंने शासन किया। साथ ही इनकी हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। तो हर्षवर्धन से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने शायद कवर कर दिए, कोई क्वेश्चन शायद नहीं छूटा होगा। क्वेश्चनों में थे जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, उनके दरबारी कवि कौन थे, या जो बाणभट्ट जी जो दरबारी कवि थे उन्होंने कौन सी रचना लिखी है। तो उनकी जीवनी जो हर्षचरित्र लिखी है। उनकी शासनकाल में कौन से चीनी यात्री भारत आए, तो हेनसांग जिन्होंने सियूकी नाम की पुस्तक लिखी। और इनकी जो प्रयाग में जो धार्मिक सभा हुई उसको मोक्ष परिषद कहा गया। इनकी राजधानी कन्नौज, और साथ ही कार्यकाल बता ही चुके हैं 606 से 647 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। तो अभी हमने उनके बारे में बताया कि बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इनके दो प्रमुख ग्रंथ थे, हर्षचरितम
और कादम्बरी, ये दो इनकी रचनाएं हैं जो प्रमुख ग्रंथ हैं बाणभट्ट जी के। साथ ही हर्षचरित्रम की बात करें तो ये राजा हर्षवर्धन का जीवन परिचय है या जीवनी कह लीजिए राजा हर्षवर्धन की। और कादम्बरी की बात करें तो ये दुनिया का पहला उपन्यास था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया का पहला उपन्यास क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कादम्बरी की बात करें जो कि बाणभट्ट द्वारा रचित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह गुप्त काल में आरंभ हुआ। और गुप्त काल की बात करें तो ये एक स्वर्णिम युग था मौर्य काल के बाद, और इसी में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। इसमें कई काम हुए जो हम आपको बताने वाले हैं। एक तो सर्वाधिक सोने के सिक्के इसी काल में बनाए जाते थे गुप्त काल में, और जिन्हें दीनार कहते थे। जिन सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। और गुप्त काल की जो नींव डाली थी वो श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में रखी। ये क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी गुप्त काल में हुई। दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी गुप्त काल में हुई। पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में हुई। जो आयुर्विज्ञान संबंधी रचनाएं करते थे सुश्रुत, उनका संबंध भी गुप्त काल से था। साथ ही आर्यभट्ट और वराहमिहिर, महान जो खगोल शास्त्री थे, महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट की बात कर रहे हैं हम। आर्यभट्ट जिनको शून्य की खोज का क्रेडिट जाता है, उनका संबंध भी गुप्त काल से, साथ ही वराहमिहिर का संबंध भी गुप्त काल से ही था। और जो वराहमिहिर की बात कर रहे हैं हम, वराहमिहिर इनकी बात कर रहे हैं तो इन्होंने खगोल विज्ञान के पहले भारतीय महाग्रंथ की रचना की जिसका नाम था पंच सिद्धांतिका। तो ये रचना की जो कि खगोल विज्ञान के जो पहला भारतीय महाग्रंथ था वो भी गुप्त काल में ही की। तो पूछा गया था क्वेश्चन में कि बाल विवाह की प्रथा कब कहाँ आरंभ हुई, तो गुप्त काल से ही आरंभ हुई। साथ ही गुप्त काल से रिलेटेड और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनको भी साझा कर देते हैं। हम थे वराहमिहिर ने खगोल विज्ञानी जो पुस्तक थी पंच सिद्धांतिका की रचना की गुप्त काल में ही। और गुप्त काल के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिरों का निर्माण कार्य भी यहीं से शुरू हुआ। गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मणों को कृषि के लिए भूमि दी जाती थी, कर रहित भूमि दी जाती थी, इन पर कोई कर नहीं लगता था। और साथ ही जो अन्य लोग थे जो वो फसल उगाते थे तो उनकी उपज का छठा भाग जो था वो राजस्व के रूप में वसूला जाता था गुप्त काल में। जबकि ब्राह्मणों को कर रहित भूमि दी जाती थी, कोई टैक्स नहीं लगता था और भूमि दी जाती थी उनको। साथ ही हमने अभी बताया कि मंदिरों का निर्माण यहीं से शुरू हुआ। और जो गुप्त काल था वो अपने साम्राज्यवाद के लिए जाना जाता था, काफी प्रसिद्ध था गुप्त काल अपने साम्राज्यवाद के लिए। तो गुप्त काल से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो हमने कवर कर दिए। जो छूटे भी हैं तो हम अलग से गुप्त काल के बारे में जब लेसन लेकर आएंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे। फिलहाल एक जानकारी के लिए हमने बता दिए। क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई तो गुप्त काल से आरंभ हुई।
तो आपको याद रखना है। साथ ही और भी हमने फैक्ट बता दी गुप्त काल से रिलेटेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है क्योंकि उनका संगीत के प्रति बहुत प्रेम था। वो एक संगीतज्ञ थे, कवि संगीतज्ञ दोनों थे, और उन्हें बीड़ा वादन का बहुत ज़्यादा शौक था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त आपको याद रखना है क्योंकि ये एक अच्छे राजा के साथ साथ एक कवि और संगीतज्ञ भी थे। साथ ही गुप्त काल की बात कर रहे हैं हम, तो गुप्त काल से रिलेटेड हम 2 फैक्ट बताना भूल गए क्योंकि इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और आ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो उसमें बताना भूल गए, गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, और इसकी जो भाषा थी, जो आधिकारिक भाषा थी, वो थी संस्कृत। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट छूट गए थे, तो इनको याद रखना है। गुप्त जो साम्राज्य था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, और इसकी जो आधिकारिक भाषा थी वो संस्कृत थी। साथ ही जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कविराज किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। देखिए वही क्वेश्चन फिर से बन गया जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत। साथ ही गुप्त काल की बात करें तो इसके संस्थापक आप फिर से बता देते हैं। गुप्त काल के संस्थापक तो संस्थापक श्रीगुप्त, और इनका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी तक रहा। क्वेश्चन था कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी, तो संस्कृत आपको याद रखना है। संस्थापक श्रीगुप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों, आज का ये आखिरी क्वेश्चन था जो हमने कवर किया, जो पूछा गया है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत। मिलते हैं अगले वीडियो में 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि हिस्ट्री की ये सीरीज़ काफ़ी लंबी जाने वाली है, क्योंकि 2-4 वीडियो में आप हिस्ट्री कवर नहीं कर सकते, और 10-10 क्वेश्चनों को लेकर, क्योंकि हम 10 क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं ताकि एक शॉर्ट वीडियो में उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर करके हम सारे क्वेश्चन जो उनसे रिलेटेड बन सकते हैं उन सब पर विस्तार से चर्चा करके बाकी क्वेश्चनों की तरफ चलें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वैसे तो एक क्वेश्चन वन लाइनर है, उसको आंसर के साथ आप देखें तो 20-25 मिनट की वीडियो में आप 100-150 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर वही 10 क्वेश्चन के साथ वो 100-200 क्वेश्चन कवर हो जाएं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि टॉपिक वाइज वो सारे क्वेश्चन कवर होंगे तो उसमें कई प्रॉफिट रहते हैं। क्योंकि अभी हम गुप्त काल की बात कर रहे हैं तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। गुप्त काल मंदिरों का निर्माण कार्य पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण कार्य कहाँ हुआ, मंदिरों का निर्माण कार्य कब से प्रारंभ हुआ, गुप्त साम्राज्य में मतलब कि किस साम्राज्य में ब्राह्मणों को कर रहित भूमि दी जाती थी, या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग ना करके हम एक जगह पूरा विस्तार से चर्चा कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए हम 10-10 क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि बाकी जो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं उनको भी हम आसानी से उस वीडियो में कवर कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चनों के साथ अगले लेसन में, और वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।